Hello, class 8th. Welcome back. We are continuing with the chapter circulatory system. इसमें हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें कि हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया है, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लिया है, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया और हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट वर्क कैसे करता है वो सब पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग some more info related to the working of the heart. So we are going to study this is a table which relates to the conditions related to the functioning of the heart. इसमें बेसिकली आपको 4 कंडीशंस दे रखी हैं और उनके कॉजेज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशंस. तो ये ध्यान से आपको इन सब में डिफरेंस आना चाहिए. ठीक है, डिफरेंशिएट करने को आपको आ सकता है, या फिलिप्स में आ सकता है या ट्रू फॉल्स में आ सकती हैं ये चीज़ें. फर्स्ट वन इज पैल्पिटेशन. पैल्पिटेशन क्या होती है? नॉर्मल सेंस में हम कहते हैं कि हमारी जब दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, दिल एकदम, जैसे हम बहुत एक्साइट होते हैं, तो क्या होता है, कई बार हमारा हार्ट एकदम रुक जाता है, फिर डबल स्पीड से बीट करना शुरू करता है. ये आप सबने फील किया होगा, जैसे स्कूल में आपके बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब पैल्पिटेशन होती है, तो वो नॉर्मल है. लेकिन पैल्पिटेशन अगर किसी स्ट्रेस की वजह से है, या एंग्जाइटी की वजह से है, या एक्सेसिव आपने एक्सरसाइज कर ली है, आप बीमार हैं, यू आर सिक, या प्रेगनेंसी की वजह से है, या एक्सेस कैफीन कंजम्पशन, मतलब कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी में कैफीन होती है, वो बहुत ज़्यादा अगर हम कंज्यूम करते हैं तो पैल्पिटेशन होती है, तो देन इट इज़ अ सीरियस इशू. कैफ़ीन एक्चुअली, जब हमारा बीपी लो होता है तो हम कॉफ़ी पीते हैं ताकि वो हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाए, मतलब हार्ट बीट को इंक्रीज़ करने के लिए कैफ़ीन कंजम्पशन करते हैं. तो जब बहुत ज़्यादा कैफ़ीन कंज्यूम कर लेते हैं तो पैल्पिटेशंस हो जाती हैं. ओके, सो पैल्पिटेशन में होता क्या है? फीलिंग क्या आती है? फीलिंग ऑफ अ रैपिड हार्ट बीट, स्किपिंग अ बीट, ऑफन हार्मलेस, इट इज़ यूजुअली हार्मलेस बट मे इंडिकेट अ सीरियस कंडीशन ऑफ द हार्ट. नॉर्मल बच्चों को पैल्पिटेशंस होती हैं एकदम से, आप कुछ उधम कर रहे हो, प्रिंसिपल सामने पड़ गई, या क्लास टीचर सामने आ गई, या एकदम से टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो गया, जो कि आपको टेंशन हो जाती है, पैल्पिटेशन हो जाती है, योर हार्ट स्टार्ट्स फ्लटरिंग एंड बीटिंग वेरी फास्ट, सो दैट इज पैल्पिटेशन. अदरवाइज नॉर्मली इट इज़ हार्मलेस, बट समटाइम्स अगर बार बार हो रही है या कोई कॉजेज ऐसे हैं या आपकी एज ऐसी है, तो इट इज़ अ सीरियस इशू, देन यू हैव टू टेक इट सीरियसली. कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस. स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है, यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है. एंग्जाइटी, अगेन चिंता, फिक्र, टेंशन कुछ भी आपको हो सकती है. एक्सेसिव एक्सरसाइज, आजकल की डेट में ये एक्सेसिव एक्सरसाइज के आपने न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारे एक्टर्स, कम से कम अभी रिसेंटली ही 2-3 एक्टर्स की डेथ हो गई है कार्डियक अरेस्ट से, हार्ट अटैक से. नॉर्मल लैंग्वेज में हम जो बोलते हैं कि हार्ट अटैक से डेथ हो गई है ड्यूरिंग एक्सरसाइज. तो एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए, उतना ही प्रेशर लीजिए जितना आपकी बॉडी झेल सकती है. क्योंकि होता क्या है ना, आजकल जिम्स में लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जो है वो एसी जिम है, तो स्वेटिंग उतनी नहीं होती है, तो हमें अपनी बॉडी की एग्जैक्ट कंडीशन पता नहीं चलती. अगर आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करेंगे तो स्वेटिंग होगी, वो आपको पता चलेगा. वैसे हर इंसान को फील होता है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन होता क्या है ना कि इग्नोर कर देता है इंसान कि अरे ठीक है यार, ये तो थोड़ा सा थक गए इसलिए फील हो रहा होगा. लेकिन ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए सिम्टम्स को, बिकॉज इट मे बी फेटल, इट मे लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज. ओके, तो कॉजेज कैफीन कंजम्पशन, फीवर एंड प्रेगनेंसी, ये कॉजेज हो सकते हैं. सिम्टम्स क्या है? क्विक एंड इरेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, चेस्ट पेन, एंड दैट में इवन लीड्स टू फेंटिंग, अगर बंदा फेंट भी हो सकता है. प्रिवेंशन, अवॉइड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. ये सब हर बीमारी का कंट्रोल करने का ये एक मूल मंत्र है, रामबाण है कि आप एंग्जाइटी को कंट्रोल करिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, हेल्दी लाइफ जिए, एक्सरसाइज करें, रेगुलर अपना मूवमेंट्स को रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अवॉइड टू मच कैफीन. अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जिएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें अवॉइड होती हैं. हालांकि इनको कहना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है, बट एट योर एज इट इज़ क्वाइट ईजी. ओके, नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट क्या है? कि आपका हार्ट जो है वो सडनली बीट करना बंद कर दे, रुक जाए, हार्ट बीट करना बंद कर दे. दिस कंडीशन अराइजेज व्हेन हार्ट सडनली स्टॉप्स पंपिंग ब्लड इन द बॉडी.
हार्ट बीट नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ब्लड पंप नहीं हो रहा। ब्लड पंप नहीं होगा तो हमारे सेल्स सारे दे विल डाई, दे विल नॉट रिसीव ऑक्सीजन एंड दे विल डाई। तो अगर इसको जल्दी से ट्रीट ना किया जाए तो इट रिजल्ट्स इन डेथ। इट इज़ क्वाइट सीरियस। कार्डियक अरेस्ट इज़ अ सीरियस इशू, इट माइट लीड टू डेथ। इसके कॉजेज़ क्या हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम है। कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरीज हैं? जो कि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रही हैं तो फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कि कोरोनरी आर्टरीज आपकी ढंग से फंक्शन नहीं कर रही हैं। देन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, मतलब जेनेटिकली कोई जेनेटिक डिजीज है, कोई जेनेटिक इशू है आपके हार्ट में, मतलब बाय बर्थ ही है वो, तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर आप कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं, इंटेंस एक्सरसाइज करें, ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो कि आपके हार्ट को बहुत एक्साइट करती हैं, तो उसकी वजह से कई बार ये इशू आ सकता है। सिम्टम्स क्या है? बेहोश हो जाता है बंदा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रीदिंग स्टॉप्स और अकर्स अबनॉर्मली, मतलब स्पर्ट्स में ब्रीदिंग आती है, रुक जाती है, या झटके से सांस आती है। एक्सट्रीम एक्यूट चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड नोसिया, चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई ना, ब्लड फ्लो बंद हो गया, ब्लड फ्लो बंद हो गया, हार्ट ने ब्लड पंप करना बंद कर दिया, तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई। ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई मतलब माइंड में भी ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो क्या होगा? माइंड में ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो माइंड भी तो काम करना बंद कर देना, यू फील नॉसिएटेड, एकदम चक्कर आने लगेंगे, उल्टी किसी फीलिंग आएगी एंड द पर्सन विल फेंट। प्रिवेंशन क्या है? अगेन आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, हेल्दी वेट मेंटेन करिए और अवॉइड स्मोकिंग। इन सब में जो एक कॉमन वो है ना, कि प्रिवेंटरी मेजर या प्रिवेंशन, वो क्या है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या होता है कि रेगुलर एक्सरसाइज, जल्दी उठना, जल्दी सोना, हेल्दी डाइट लेना, टेंशन फ्री रहना, स्ट्रेस फ्री रहना। हालांकि इट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बट स्टिल वन शुड ट्राई। नेक्स्ट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हम सब ने ये वर्ड बहुत बार सुना है। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस क्या है? देखो, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि इसमें हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई बंद कर देगी, मतलब हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिला तो वो बीट का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करना बंद कर देती है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट की मसल्स में ब्लड तो फ्लो कर रहा है, कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो करना चाह रही है, लेकिन एक क्या हो गया है, ब्लड क्लॉट बन गया है। अब ब्लड क्लॉट बन गया है तब भी हार्ट फ्लो रुक जाएगा, तो क्या होगा कि अगेन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मसल्स को और पूरी बॉडी को, तो टिश्यू विल डाई। तो इट कॉजेज, अब यहाँ पे हार्ट की मसल्स पहले दे उनमें परमानेंट डैमेज होता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो डैमेज हो जाती हैं, दे डाई। और जब इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट बहुत ज़्यादा मतलब अपनी फुल स्पीड में या फुल विगर में या फुल स्ट्रेंथ से फंक्शन नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड पंप करता रहता है, पर्सन कॉन्शियस रहता है, सांस भी आ रही है उसकी। मतलब कार्डियक अरेस्ट इज मच मोर सीरियस देन हार्ट अटैक, ये ध्यान रखिएगा। इसका रीज़न क्या है? अगर जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उनकी जो इनर वॉल है उसमें फैट डिपॉजिट हो जाए तो ल्यूमन और छोटा हो जाएगा। आर्टरीज का ल्यूमन छोटा होता है, और छोटा हो जाएगा तो ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत होगी। तो अगर डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाती है आर्टरीज के अंदर तो इट नैरोज देम एंड रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो एंड दैट कॉजेज, मतलब जो मसल्स हैं उनको ब्लड कम मिलना शुरू हो जाता है, कार्डियक मसल्स को, एंड इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द हार्ट। डिस्कम्फर्ट सिम्टम्स क्या है? डिस्कम्फर्ट फील होता है, टाइटनेस और पेन इन चेस्ट, चोकिंग फीलिंग, मतलब सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है, ऐसी फीलिंग आती है। हैवीनेस इन आर्म्स, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाथ नहीं, जब हार्ट अटैक आता है तो बंदे का ना हाथ नहीं उठता, जान चली जाती है हाथ पैरों में से, तो ऐसे यू कैन नॉट लिफ्ट योर हैंड। कोल्ड स्वेट, मतलब कि पसीने पसीने हो रहा है, ठंड का मौसम है फिर भी बंदा पसीने पसीने हो रहा है, गर्मी नहीं लग रही है लेकिन स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से स्वेटिंग होने लगती है, एक नॉर्मल कंडीशन है ये। टेम्प्रेरी चेंज इन विजन, दिखाई देना गड़बड़ हो जाता है। इसके क्या प्रिवेंशन है? स्मोकिंग ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, आइडियल वेट मेंटेन करें, एंड अगेन हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं।
हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, बीपी की प्रॉब्लम आपने नॉर्मली सुना होगा कि बीपी है, बीपी है, हमें बीपी है, बीपी का मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं बीपी है, तो इट इज़ यूजुअली दे रेफर टू हाई ब्लड प्रेशर, hypertension. So in this the blood flows with very very high pressure in the arteries. 140/90 हो गया, 120/80 होता है, 140/90 हो गया, तो दिस इज नोन एज हाइपरटेंशन. एग्जैक्ट कॉजेज आर नॉट नोन, मेडिकली कह रहे हैं एग्जैक्ट कॉज आर नॉट नोन, बट लेकिन यूजुअली स्ट्रेस, ओबिसिटी, स्मोकिंग एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल में कॉज दिस हाई बीपी. मेन चीज़ है हाई बीपी का कि आप स्ट्रेस में रहते हैं, तब ऑब्वियसली आपका बीपी शूट अप करता है, क्योंकि आप 24 आवर्स एक मेंटल टेंशन रहती है. तो स्ट्रेस मतलब मेंटल टेंशन. एंड यहाँ पे एक और फैक्टर आप ऐड कर लीजिए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल. या अनहेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और क्या वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, इरेटिक लाइफस्टाइल, जो आजकल के यंगस्टर्स में भी है ना, कि कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं कुछ पता ही नहीं है. तो इरेटिक लाइफस्टाइल, कोई ना रूटीन नहीं है, तो दैट लीड्स टू वेरियस बॉडी इश्यूज प्रॉब्लम्स. ओके, यूजुअली हाइपरटेंशन के कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन कई लोगों को हेडेक हो सकता है, सांस फूल सकती है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है. ये हाई बीपी के सिम्टम्स हैं. इसमें क्या है, रिड्यूस द इनटेक ऑफ फैट्स एंड सॉल्ट्स. नमक कम खाना चाहिए. जिनको बीपी ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको नमक कम खाना चाहिए, और जिनका लो रहता है उनको सॉल्ट इनटेक देते हैं, हम सॉल्ट देते हैं ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए. कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी हम बीपी लो है तो देते हैं, कैफीन का इनटेक है ना. एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट ए हेल्दी डाइट, मेंटेन एन आइडियल वेट. यहाँ पे सब जगह जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, हर सब पूरी बॉडी में, हर समय लाइफ में, हर जगह ये जो काम आने वाली है चीज़ की, हेल्दी डाइट, आइडियल वेट मेंटेन करिए एंड एक्सरसाइज करिए रेगुलरली. बी काम एंड पीसफुल, अडेप्ट टू योर सराउंडिंग्स. एडजस्ट करने की कोशिश करिए, हालांकि ये बहुत बहुत मुश्किल है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. अभी आप छोटे हो, अभी आपको लगता है कि ना ये पढ़ाई सबसे मुश्किल है, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा तो ये तो ज़िंदगी का सबसे आसान टाइम था, सबसे मज़े वाला टाइम था, कि सिर्फ पढ़ाई तो करनी थी और कोई टेंशन नहीं थी. ये अडेप्टिंग टू आवर सराउंडिंग्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग. बहुत मुश्किल है कि हम उस दुनिया में ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट करें, अडेप्ट करें, रहें जिनको हम लाइक नहीं करते, या जिनके थॉट्स हमारे थॉट्स से बिल्कुल ऑपोजिट हैं. ऐसे लोगों के साथ आपको रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो अभी आप बेस्ट लाइफ है, इंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, बी हेल्दी, टेंशन फ्री रहो. ओके, नेक्स्ट ये हो गया. अब क्या है, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक बोथ आर लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसीज, दे नीड इमीडिएट हेल्प. अ पर्सन हु हैज़ हार्ट अटैक आता है तो कार्डियक अरेस्ट पॉसिबल है. हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मतलब हार्ट जो है वो अरेस्ट उस फेज़ में जा सकता है. कार्डियक अरेस्ट में क्या चाहिए, सीपीआर. सीपीआर देते हैं. आपने अगर कोई मेडिकल सीरीज़ आजकल बहुत सारी आती हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं ना उन पे आती हैं मेडिकल सीरीज़, बहुत सारी हैं, बड़ी फेमस फेमस होती हैं और बड़े मज़ा भी आता है लोगों को देखने में. तो उसमें सीपीआर की प्रोसेस आपने कई बार सुनी होगी, देखी होगी. तो सीपीआर क्या होता है, कार्डियो पल्मनरी रिसोसिएशन. मतलब कि हम हार्ट को और लंग्स को रिसोसिएट करें. मतलब करना, रिसोसिएट करना मतलब कि उनको आर्टिफिशियली रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनमें ब्लड जाए, ऑक्सीजन जाए और वो काम करना शुरू कर दें. तो सीपीआर का मतलब क्या है, कंप्रेसिंग द चेस्ट. आपने देखा होगा ऐसे डबल हैंड्स करके चेस्ट को कंप्रेस करते हैं और माउथ टू माउथ रिसोसिएशन देते हैं, मतलब ऑक्सीजन देते हैं हम ऐसे डबल हैंड्स करके चेस्ट में. ये मूवीज़ में आपने बहुत बार देखा होगा. सो कार्डियोपल्मनरी जो सीपीआर है, कार्डियोपल्मनरी रेसोसिएशन, इट मीन्स कंप्रेसिंग द चेस्ट एंड गिविंग आर्टिफिशियल ब्रीदिंग रिपीटेडली. इट मेंटेन्स द ब्लड सर्कुलेशन, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन. एंड ये अगर टाइम पे अगर सीपीआर दिया जाए, ये हर एक नॉर्मल बंदे को सीपीआर देना आना चाहिए, सीपीआर परफॉर्म करना आना चाहिए, तो हम किसी की लाइफ बचा सकते हैं. सीपीआर आना बहुत ज़रूरी है, हर एक नॉर्मल बंदे को इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है. ओके, नाउ ये हो गया. अब हम अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, हाउ टू कीप आवर हार्ट हेल्दी. सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि भाई हार्ट को स्ट्रेस में नहीं रखना है, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और अपने वेट को कंट्रोल करिए. ये तो बेसिक चीज़ें हो गई.
ठीक है। ओबेसिटी इज़ वेरी कॉमन, इट मे कॉज अ लॉट ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपका हार्ट वेसल्स में अगर फैट डिपॉजिट हो जाएगी तो ऑब्वियसली हार्ट का फ्लो कम हो जाएगा। कोई पाइप है, पाइप में अगर अंदर पानी का पाइप है, पाइप में अगर गंदगी जमा हो जाएगी तो कम पानी आएगा, है ना। नलों में कम पानी आता है तो हम क्लीन करते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हमारी ब्लड वेसल्स में फैट जमा हो जाएगी तो हार्ट को ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा एंड हार्ट को दिक्कत होगी। Okay, ways to keep the heart healthy: do regular exercises, regular walking, jogging, cycling helps to keep the body healthy. ये जो सारी एक्सरसाइज हैं ये एज के हिसाब से होनी चाहिए। रेगुलर वॉकिंग, जॉगिंग, मतलब एक एज के बाद जॉगिंग और रनिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, रेगुलर वॉकिंग, साइकिलिंग आपको कर सकते हैं। देन प्ले आउटडोर गेम्स, गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। आप बच्चों को तो ये बहुत ज़रूरी है, हार्ट के लिए भी ज़रूरी है और आप लोगों के लिए मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि मोबाइल वगैरह पे जो बच्चे आजकल एक्सेसिव बिजी रहते हैं ना, तो फिजिकल गेम्स आर मच बेटर देन दोज कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल गेम्स। डू नॉट ईट ऑयली एंड फ्राइड फ्रूट्स, अवॉइड जंक फूड्स, जंक फूड नहीं खाने हैं। डू नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स, एक्सेसिव फैट एंड शुगर दे इंक्रीज वेट, क्योंकि वो उतना हम फिजिकल एफर्ट उतना नहीं करते हैं तो मेटाबोलाइज नहीं होती हैं। इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट, जितना खा सकते हैं फाइबर रिच फूड्स खाइए, लाइक होल ग्रेन सीरियल्स, ओट्स, है ना, दलिया वगैरह, दालें खाइए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ना, फ्रेश फ्रूट्स खाने की कोशिश करिए, मतलब रॉ फ्रूट्स खाइए इंस्टेड ऑफ हैविंग जूस। जूस उसी को लेना चाहिए जिसको फ्रेश फ्रूट्स डाइजेस्ट नहीं हो रहे, मतलब बीमार जो बंदा है उसको जूस लेना चाहिए। अदरवाइज यू शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स ताकि फाइबर भी अंदर जाए आपके, विटामिन और मिनरल्स के साथ। रिड्यूस द इंटेक ऑफ सॉल्ट, नमक कम खाइए। एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस क्या होते हैं नाउ? अब ये जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे इनके बारे में, और आगे बायो लेंगे तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखो, एंटीबॉडीज और एंटीजेंस नाम सिमिलर से हैं लेकिन इनकी फंक्शनिंग बड़ी डिफरेंट है। अब देखो क्या है। Antibodies are the proteins that are produced in response to foreign substance that enter the body. अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो हमारे बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उसके उस इन्फेक्शन को किल करती हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं जो भी जर्म आया है, और उसको किल कर देती हैं। अच्छा, एंटीबॉडीज़ जो हैं ये हमारे एक बार बन गई, मतलब किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई है ना, तो वो रहती हैं, लाइफ लॉन्ग रहती हैं। कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो कि थोड़े टाइम के लिए बनती हैं, लेकिन बाकी सबकी लाइफ लॉन्ग रहती है। ये हमारा जो प्रिंसिपल है ना, वैक्सीनेशन होता है, बच्चों का वैक्सीनेशन होता है ना, वो इसी के बेसिस पे होता है। यही प्रिंसिपल है कि हमारे जो WBCs है ना, दे आर वेरी स्मार्ट। अगर उनको एक बार पता चल जाता है कि हाँ ये वाली फॉरेन बॉडी है, तो वो उसकी फ़ोटो खींच के रख लेते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, वो सारा ना डेटा स्टोर कर लेते हैं कि दोबारा से यही अगर अब इन्फेक्टिंग एजेंट आया तो हमें इसको इस तरीके से लड़ाई करनी है और इसको इसे हराना है। तो वो वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल वही है कि एक बार आप इंजेक्ट हो गए, वैक्सीन आपकी बॉडी में आ गई है, तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देगी आपको उस पर्टिकुलर जर्म के अगेंस्ट। तो वैक्सीन जो होती हैं वो जर्म स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए या 2 या 3 डिजीज़ के लिए होती हैं, तो वो बच्चों को इसीलिए टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन हम करते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है। ओके, OPV हमारी कंट्री पोलियो फ्री हो गई है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन हमारी कंट्री में बहुत बड़ी एक क्या कहूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। ओके, तो एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन अटैक। हमारी बॉडी में कोई भी अटैक करता है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं हमारे RBCs। दीज प्रोटीन्स रिएक्ट विद फॉरेन सब्सटेंसेज एंड मेक देम इनइफेक्टिव, लड़ाई करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एंटीजेंस क्या है? अब ये तो हो गई एंटीबॉडी। अब एंटीजेंस क्या है? एंटीजेंस आर दी प्रोटीन्स, ये भी एक तरह के प्रोटीन है जो कि RBCs के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अभी आप पढ़ेंगे कि किस ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन होते हैं, कौन सी एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी एंड एंटीजेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के ऑपोजिट होते हैं, अभी मैं समझाऊंगी कैसे है। अच्छा, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि एंटीजेंस जो हैं वो RBCs के सरफेस पे प्रेजेंट है और वो एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन को ट्रिगर करते हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्लाज्मा में होती हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एंटीजेंस जो हैं वो कहाँ हैं? RBC के सरफेस पे प्रेजेंट है, और एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट हैं?
ब्लड प्लाज्मा में, मतलब जो प्लाज्मा है ना ब्लड में, जो फ्लूइड है उसमें, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप्स, अब कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए और इसमें बड़ी हेल्प हुई, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले जो कॉन्सेप्ट है उससे बहुत इसको हेल्प मिली। तो 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर आइडेंटिफाइड डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। आपको पता है कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। 4 हमारे ब्लड ग्रुप है। किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है उनको? ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। मतलब ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, बी में कौन सा है, ए बी में कौन सा है और ओ में कौन सा, उसके बेसिस पे 4 ब्लड ग्रुप्स बनाए गए हैं। ओके, नाउ फर्स्ट इज ए। अच्छा, ये आपको माइनस ए लगेगा, ये नेगेटिव नहीं है, सिर्फ ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ब्लड ग्रुप्स, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे 8th में। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो क्या होगा? उसके आरबीसीज पे, उस ब्लड ग्रुप के पर्सन के अंदर जो आरबीसीज हैं उन पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो सेम होगा, ए ही होगा। एंटीजन सेम होता है, जो ब्लड ग्रुप है उसके उसमें जो फैक्टर है वही एंटीजन होता है। मतलब ए है तो ए एंटीजन है, बी है तो बी एंटीजन है, ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें दोनों एंटीजन होंगे, ए और ए बी, और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लाज्मा के अंदर होती हैं। एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट फाइट करेंगी? जो हमारे पास एंटीजन है उसके अगेंस्ट थोड़ी करेंगी, जो एंटीजन दूसरा एंटीजन है कोई उसके अगेंस्ट फाइट करेंगी। इसका मतलब देखो, आपको याद करने में बहुत हेल्प होगी। इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन है ए, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? जो उसका ऑपोजिट होगा, जो एंटर करेगा तो उसको फाइट करना है, तो इसका मतलब बी एंटीबॉडी होगी यहाँ पे बी। इसका मतलब अगर बी ब्लड ग्रुप आएगा तो ए उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके अगेंस्ट फाइट करेगा। बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट क्या करेगा? वो फाइट करेगा। ये ध्यान रखिएगा, एंटीजन सेम है, एंटीबॉडी डिफरेंट होती है। ओके, अगर ए एंटीबॉडी होगी तो फिर तो ए के अगेंस्ट ही फाइट करेगी, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, सेल्फ अपने आप में ही लड़ाई हो गई ना, इंटरनल लड़ाई होगी, इंटरनल स्ट्राइफ। तो वो नहीं कहेगा, ऑपोजिट वाले से फाइट करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली जो बी है, अब बी है ब्लड ग्रुप, तो बी में एंटीजन कौन सा? एंटीजन तो सेम रहेगा, एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। अब इसका मतलब जो हमारा बी है ब्लड ग्रुप, उसमें अगर ए ब्लड ग्रुप आ गया तो उसकी एंटीबॉडी जो है एक्टिव हो जाएंगी। ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी है बी के अंदर, तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगा, ठीक है। ए बी जो है, ए बी को हम क्या बोलते हैं? ए बी इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि ए ब्लड ग्रुप जो है वो ए से ही ब्लड ले सकता है, बी जो है वो बी से ही लेगा। अगर दूसरा देंगे तो एंटीबॉडीज़ हैं वो फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, ब्लड बेकार हो जाएगा। ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो वो कुछ भी दे दो वो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई फाइटर है ही नहीं उसके पास, तो वो फाइट नहीं करेगा। एंटीजन दोनों हैं, एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, ए भी है बी भी है, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज एक भी नहीं है, तो उसको कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इट इज नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है? वाई? क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो वो फाइट करता ही नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है तो वो फाइट ही नहीं करता, ठीक है। ओ जो है हमारा, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसके सरफेस पे कोई प्रोटीन नहीं है। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके आरबीसीज के सरफेस पे कोई प्रोटीन नहीं होता है। प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, ए भी है बी भी है। इसका मतलब ना तो ये ए से ब्लड ले सकता है ना बी से ले सकता है। ये कि ब्लड किससे लेगा? सिर्फ ओ से। सेल्फ एक ही जो है उसी से ब्लड ले सकता है, किसी से नहीं ले सकता। तो हम इसको क्या बोलते हैं? दे सबको सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। एंटीजन नहीं है तो क्या होगा? अब इसने सपोज ए को ब्लड दिया, तो ए किस एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करता है? बी के अगेंस्ट। बी के अगेंस्ट ही तो एंटीबॉडीज हैं उसके पास, तो यहाँ पे तो ए के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ए के अगेंस्ट फाइट नहीं, जो ओ के अगेंस्ट फाइट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर बी जिसका ब्लड ग्रुप है उसको हम ओ का ब्लड ग्रुप देंगे, ओ ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे, तो उसके पास यहाँ पे कोई, इसके पास क्या एंटीजन है ही नहीं। ये कि इसके पास कौन सी एंटीबॉडी है? ए है, तो ये किसके अगेंस्ट फाइट करेगा? ए के अगेंस्ट। तो इसके पास तो ना ए है ना बी है, तो इसके अगेंस्ट कोई फाइट ही नहीं करेगा। तो ओ जो है वो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सब लोग ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कोई एंटीजन है ही नहीं।
एंटीबॉडी, सॉरी, बी ए बी के पास तो कुछ है ही नहीं। तो ए जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि उसके पास उसके सरफेस पे, उसके आरबीसीज के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसके अगेंस्ट कोई फाइट ही नहीं करता। ए बी मतलब देखो, दो डिफरेंट सिनेरियो हैं ये। ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसलिए उसके अगेंस्ट कोई फाइट नहीं करता, ठीक है। ए बी के पास कुछ एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए वो चुपचाप बैठ रहता है, वो खुद किसी के अगेंस्ट फाइट नहीं करता, इसीलिए वो सबसे एक्सेप्ट कर लेता है, और ओ जो है वो सबको दे देता है, ठीक है। और ए और बी क्या करते हैं, ए अपने आप से एक्सेप्ट करते हैं और ए बी से, सॉरी, ओ से, ओ यूनिवर्सल डोनर है ना, तो ए किसका ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट करेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए है और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। बी किससे करेगा, बी से और ओ से। ए बी किससे करेगा, ए से, बी से, ए बी से, ओ से, सबसे। ओ किससे करेगा, सिर्फ ओ से। ये आप टेबल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, प्रोसेस है सिंपल सी, जहाँ पे कि हम ब्लड चढ़ाते हैं, खून दिया जाता है। द ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हेल्दी पर्सन जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो ब्लड देते हैं उसको डोनर बोलते हैं, जो रिसीव करता है, जिसको खून चढ़ता है, उसको रेसिपिएंट बोलते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है। मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप बहुत ज़रूरी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले, क्योंकि रिजेक्ट कर देगा, आपने अभी पढ़ा ना कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो वो रिजेक्ट कर देगा अगर ऑपोजिट आपने ब्लड ग्रुप दे दिया, और बॉडी को इनफैक्ट फ़ायदा होने की बजाय बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन ओनली व्हेन द ब्लड ग्रुप ऑफ द रेसिपिएंट मैचेस विद द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर। अगर जो ब्लड मैच नहीं करता है तो वो पर्सन की डेथ हो सकती है, क्योंकि आरबीसीज आपस में ही फाइट करते हैं एंड कोआगुलेट हो जाते हैं, और आरबीसी कोआगुलेट हो जाएंगे तो वो ब्लड वेसल में फ्लो नहीं कर सकते, कि ब्लड वेसल तो बहुत थिन होती हैं, स्पेशली कैपिलरीज, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएंगे, द पर्सन विल डाई, एंड दिस हैपन्स वेरी क्विकली। अब यहाँ पे मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप दे रखा है, जो मैंने आपको अभी इतनी कथा सुनाई उसका दे रखा है कि कौन सा किसको दे सकता है। ए जो है वो ए और ए बी को दे सकता है, और किससे ले सकता है, ए और ओ से ले सकता है। बी बी और ए बी को दे सकता है, और बी ओ से ले सकता है। ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है, सबसे ले सकता है। और ओ क्या करेगा, सबको दे सकता है, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ ओ से, ठीक है। तो a person who has blood group AB can receive blood from all the blood groups A, B, AB, O, and hence it is he or she, the person having this particular blood group, is called the universal recipient. And the person who has blood group O can donate blood to all the groups A, AB, AB, and O, and hence he or she is called the universal donor. ओके, ब्लड डोनेशन के बारे में थोड़ा सा दे रखा है कि इट इज़ अ सोशल वर्क, सब्सटीट्यूट नहीं है इसके लिए, क्योंकि भाई खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वी नीड ब्लड, एंड डोनेटिंग ब्लड सेव्स द लाइफ ऑफ पर्सन। हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं ब्लड डोनेशन के। एवरी 3 मंथ्स एक हेल्दी पर्सन अब ब्लड डोनेट कर सकता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 14th of June। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड बैंक से आप ब्लड लेने जाते हैं ना, तो आपको पता होगा अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है तो कि फिर आपको जितना यूनिट ब्लड ले रहे हो उतना यूनिट ब्लड देना पड़ता है, डोनेट करना पड़ता है, तब ब्लड मिलता है। ऐसे आप खरीद नहीं सकते हैं उसको। और मतलब डोनेट करने के बाद भी यू हैव टू स्पेंड मनी, उसके बाद भी पैसा तो देना ही पड़ता है, पैसे के साथ साथ ब्लड भी देना पड़ता है, नहीं तो फिर ब्लड बैंक में ब्लड आएगा कहाँ से। Okay, now tick the correct options. Which of the following conditions is not related to the heart? Heart से related नहीं है, कौन सी condition? Diabetes, palpitation, cardiac arrest, hypertension. Simple, diabetes है हमारा correct option, ये तो simple सा था। Okay, next. In which of the following conditions does the heart suddenly stops pumping blood? Heart ने ब्लड पंप करना ही बंद कर दिया, तो ये कार्डियक अरेस्ट में होगा, या हार्ट अटैक में होगा, या हाइपरटेंशन में होगा, या पैल्पिटेशन में होगा। कौन सी वाली कंडीशन सी कि हार्ट जो है वो ब्लड पंप ही नहीं करता था, करना बंद कर देता, तो दैट वाज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में थोड़ा बहुत पंप कर रहा है, कार्डियक अरेस्ट में बिल्कुल इट स्टॉप्स पंपिंग। व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ अ हार्ट अटैक? Rapid and fluttering heartbeat, heart stops pumping blood, a blood clot blocks the flow of blood to the heart muscles। तो इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक में ब्लड क्लॉट बन जाता है जो कि ब्लड फ्लो को स्टॉप करता है। ओके,
एंड हार्ट स्टॉप्स पंपिंग ब्लड नहीं, थोड़ा बहुत ब्लड पंप करता रहता है हार्ट, बिल्कुल इट डजेंट स्टॉप। रिडक्शन इन सॉल्ट इनटेक इज एडवाइज्ड इन केस ऑफ, नमक कम खाना चाहिए किसको, जिसका हाई बीपी रहता है, तो हाइपरटेंशन के केस में हमें नमक कम खाना चाहिए। कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन इज एडवाइज्ड इन केस ऑफ, कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन हमें किस केस में चाहिए होती है, मतलब सीपीआर कब करना होता है, कार्डियक अरेस्ट के केस में। CPR can save the life of a person. Okay, a person who has blood group dash is called a universal recipient. AB जो है वो universal recipient है, O जो होता है वो universal donor है। तो next है जिसके पास blood group कौन सा है, O, तो वो universal donor हो जाएगा। ठीक है, ए बी जो है वो रेसिपिएंट हो जाएगा और ओ है डोनर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, ब्लड ग्रुप ए में, अच्छा हम ऐसे करते हैं कलर से मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप ए में सेम एंटीजन होता है और डिफरेंट एंटीबॉडी। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी की बात आई तो बी में कौन सा एंटीजन है, सेम एंटीजन है, एंटीबॉडी है डिफरेंट। नेक्स्ट की बात करें ए बी में कौन से एंटीजन है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए भी है बी भी है, दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी कोई नहीं है, जो मर्जी आ जाओ ब्लड दे जाओ हमें। ओ में क्या होता है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, सो आई थिंक वील फिनिश दिस लेक्चर हियर। इसके बाद वाला जो है हम नेक्स्ट में करेंगे, इस यहाँ पे अब इसके बाद आपका वो आ जाएगा लिम्फ के बारे में है, और लिम्फ के बाद एक्सरसाइज। सो विल फिनिश विद दिस लेक्चर हियर। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कोई प्रॉब्लम आए तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्लीज़ आप पूछ लीजिए, है ना। ओके, टेक केयर।